Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am here again with class 2 on cyber law and security. So let us begin our class 2. First question is, there are broadly how many categories of cyber crime? कितनी categories के cyber crime होते हैं? पहले तो cyber crime आपको पता होना चाहिए what is cyber crime. देखो जो crime computers और networks that is internet को use करके crime किया जाए that is cyber crime. ठीक है, तो इसकी दो categories होती हैं. इसका correct option क्या है? 2. ठीक है, दो categories कौन सी होती हैं? एक तो होता है peer to peer attack. ठीक है, दूसरी category होती है कंप्यूटर एज अ वेपन. ठीक है, इनमें क्या आ जाता है बेटा? जो फर्स्ट टाइप है पीयर टू पीयर अटैक, जब अटैकर जो है अटैकर सीधा विक्टिम को टारगेट करता है. अटैकर सीधा किसके पास पहुंचता है? विक्टिम के पास. और यहाँ पे कंप्यूटर्स यूज करके जो क्राइम होता है दैट इज कंप्यूटर एज ए वेपन. कंप्यूटर्स यूज करके अब कौन सा क्राइम हो सकता है? ठीक है, फोटो लीक, किसी की फोटो लीक कर दो, इलीगल बैंड फोटो लीक. ठीक है, साइबर टेररिज्म, ये सब इसमें आ जाते हैं. ठीक है, और अटैकर विक्टिम को टारगेट करता है, इसमें कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल्स? जैसे कि फिशिंग. फिशिंग क्या होता है? किसी को ईमेल भेजना उसकी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जैसे कि पासवर्ड मांगना या कुछ और. ठीक है, या क्रेडिट डेबिट कार्ड के पासवर्ड मांगना, दैट इज फिशिंग. So move on to our next question number 2. Dash server provides a central storeroom for storing and managing information. ठीक है, तो कौन से सर्वर है जो सेंट्रल स्टोर रूम मतलब डिपॉजिट डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टरी सर्वर. ठीक है, बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं. क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं? ठीक है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है? जैसे कि एक ये मेन सर्वर हो गया, सेंट्रल सर्वर हो गया. ठीक है, उसके साथ ये क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं उसके साथ. ठीक है, तो ये सेंट्रल सर्वर जो है क्लाइंट सर्वर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, पोस्ट कोई सर्वर नहीं है. पोस्ट और गेट दो मेथड्स होते हैं. एक गेट मेथड होता है, एक होता है पोस्ट मेथड. ठीक है, ये दोनों क्या हैं? HTTP रिक्वेस्ट्स होती हैं. इसमें क्या होता है? गेट मेथड जो होता है यूज़र से डाटा लेने के लिए, टेकिंग डेटा. ठीक है, डेटा को लेने के लिए यूज़ होता है. और जो पोस्ट मेथड यूज़र को गिविंग डेटा देने के लिए. अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, वेबसाइट आप ओपन करते हो. ठीक है, आपने उस पर कोई भी वेबसाइट है उस पर साइन अप करना है, तो इन्फॉर्मेशन आती है ना, अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस. ठीक है, तो आप क्या हो? डेटा फिल करते हो. ठीक है, डाटा फिल करते हो ना, तो सर्वर डाटा गेट कर रहा है, आपसे डाटा ले रहा है, तो उस पर ये गेट मेथड यूज़ होता है. पोस्ट मेथड कहाँ यूज़ होता है? जब आप फॉरगेट अपना पासवर्ड भूल गए, तो फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन आती है ना, तो आपको वो मेल आती है, पासवर्ड वो आपको देता है, प्रोवाइड करता है, तो वो वहाँ पे पोस्ट सर्वर यूज़ किया जाता है, पोस्ट मेथड. ठीक है, ग्रुप सर्वर क्या है? कुछ नहीं, ईमेल्स को मैनेज करने के लिए ग्रुप सर्वर यूज़ किया जाता है. ठीक है, लार्ज वेबसाइट्स पे ये यूज़ होता है. So next is third question. Dash generally refers to a system that can control कर सकता है, monitor देख सकता है, या restrict रोक सकता है मूवमेंट ऑफ पीपल, एसेट्स और व्हीकल्स इन एंड आउट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम की बात की है, सिस्टम जो सारा एक्सेस कर सकता है, तो सिक्योरिटी गार्ड तो इसमें हो ही नहीं सकता. फॉर्म डिनाइल टर्म भी नहीं यहाँ एग्जिस्ट करती. तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस कंट्रोल मेथड. जैसे हम बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स पे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के लिए हम क्या यहाँ कैमराज लगा देते हैं. ठीक है, कैमराज लगा देते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर और क्या, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन होता है. ठीक है, एंटर करने के लिए अगर आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा तो ही आप एंटर करोगे. वो सब क्या हो जाता है? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में आ जाता है. जैसे किसी डोर को ओपन करने के लिए, किसी सोसाइटी के गेट को ओपन करने के लिए वो कार्ड यूज करते हैं, स्वाइप करते हैं, गेट के लॉक लगा होता है. ठीक है, दीज आर एक्सेस कंट्रोल मेथड्स. So move on to our fourth question. Which chapter of IT Awareness Act talks about electronic governance? सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया कि इंटरनेट को यूज़ करना. ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करना. गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए.
ठीक है। अब हर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है कि इंटरनेट की यूजेज हो रही है, तो जैसे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, ठीक है ना, डिजिटलाइजेशन, ये सारी उस चीज़ को बोलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जब इंटरनेट का यूज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो ये कौन से चैप्टर के अंडर आता है? ये चैप्टर 3 के अंडर आता है, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि ओरिजिनल आईटी एक्ट में सेक्शंस होते हैं, कल की क्लास में आई हैव एक्सप्लेन्ड। और अमेंडेड आईटी एक्ट में कितने सेक्शंस होते हैं? ओरिजिनल आईटी एक्ट में 94 सेक्शंस होते हैं और अमेंडेड आईटी एक्ट में 124 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सेक्शंस को ही जब हम थोड़ा सा श्रिंक करते हैं तो उनसे बन जाते हैं चैप्टर्स। तो चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी मतलब ब्रीफ में दिया जाता है। तो पहले ओरिजिनल आईटी एक्ट में 13 चैप्टर्स थे, अब कितने हैं? 14 चैप्टर्स, ठीक है। पहले आईटी एक्ट में शेड्यूल्स थे 4, लेकिन जब अमेंड हुआ तो शेड्यूल्स रह गए 2, क्योंकि शेड्यूल्स की कुछ चीज़ें उन्होंने सेक्शंस में डाल दी, तो सेक्शन बढ़ गए लेकिन शेड्यूल्स कम हो गए, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हम चैप्टर 1 की बात कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर 1 की बात कर रहे थे। चैप्टर 1 में क्या होता है? इसमें तो सिर्फ एक्ट के टाइटल्स वगैरह में टाइटल्स की इस एक्ट का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्या इसमें कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। लाइक एक एग्जांपल लीजिए, एक इंसान है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में बैठा है, ठीक है, कहाँ पे बैठा? मुंबई में बैठा है, ठीक है। और एक पर्सन है, कहाँ बैठा है? ये न्यूयॉर्क में बैठा है। अब मैंने यहाँ मुंबई के बैठे पर्सन ने न्यूयॉर्क वाले कंप्यूटर जो बैठा है पर्सन, उसकी पासवर्ड फाइल हैक कर ली। तो उसकी पासवर्ड फाइल हैक कर ली तो आईटी एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। यस, ये इंडिया में बैठा तो इस पर आईटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर न्यूयॉर्क में बैठा जो पर्सन है उसने मुंबई वाले की पासवर्ड फाइल हैक कर ली तो आईटी एक्ट इस पर एप्लीकेबल होगा? हाँ जी हाँ, इस पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये नहीं कि वो फॉरेन में बैठे तो आईटी एक्ट इस पर नहीं लगेगा। आईटी एक्ट लगता है, ये गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट का, कि अगर कोई क्राइम करता है तो वो उन पे आईटी एक्ट इस कंट्री का लगा सकती हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में इसी के बारे में कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा और इसके हेडिंग्स क्या हैं। चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि पहचानना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इसमें आ जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स देखो, डिजिटल सिग्नेचर्स जब आईटी एक्ट बना था ना तो इनको एक मान्यता, रिकॉग्निशन प्राप्त हुई थी कि हाँ हम डिजिटली अपने साइन कर सकते हैं। अब तो पेपर बेस साइन करते थे ना, तो डिजिटली हम अपने साइन कर सकते हैं। तो सेक्शन 2 में उसके बारे चैप्टर 2 में उसके बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 में बताया गया है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी की आइडेंटिटी फिक्स करना। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी की आइडेंटिटी फिक्स कर देना, ठीक है। मतलब जिसके बारे में वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन रहा है तो उसकी आइडेंटिटी हमने फिक्स कर दी कि हाँ ये उसी पर्सन का या उसी कंपनी का है, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, हाँ कि हमें रिसीप्ट मिल गई कि एक्नॉलेजमेंट ठीक है, हमने उसको मान्यता दे दी, ठीक है। डिस्पैच में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का टाइम एंड प्लेस बताना, ठीक है, कि कब हुआ ये डिस्पैच, ये सब इसमें आ जाता है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर 7 ऑफ आईटी अवेयरनेस एक्ट डील्स विद, चैप्टर 7 किसके साथ डील करता है? डिजिटल सिग्नेचर के साथ, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता मिली। उसमें देखो चैप्टर 2 में मैंने बताया था उसमें ऑथेंटिकेशन थी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब पहचान थी डिजिटल सिग्नेचर की, बट डिजिटल सिग्नेचर्स जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन है वो चैप्टर 7 में एक्सप्लेन की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर चैप्टर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 3rd चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ई कॉमर्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन ट्रेड को बोलते हैं। So move on to our next question, that is Information Technology Act 2000 bill was passed by KR Narayan। अब जब IT Act 2000 आया था, ठीक है, IT Act 2000 आया था, उस टाइम प्रेसिडेंट ये थे हमारे, कौन थे? KR नारायण,
ठीक है। तो बिल ये तो आप सबको पता ही है, बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट के पास ही जाता है साइन होने के लिए। तो उस टाइम ये आईटी एक्ट का बिल किसने पास किया था? हमारे प्रेसिडेंट KR नारायणन जी ने, ठीक है, 2000 में। अच्छा, ये डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। 9 मई 2000 को इन्होंने बिल पास किया था, ठीक है, बिल पास किया था। और ये एक्ट कब बना था? एक्ट कब बना था? 17 अक्टूबर 2000 में, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अमेंडमेंट जब हुई थी, अमेंडमेंट जब हुई थी तब ये 2008 में हुई थी, ठीक है। और ये एक आपको ये भी पता होना चाहिए, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, जब ये आईटी एक्ट 2000 पास हुआ था तो प्रेसिडेंट KR नारायण थे। यस, ये आंसर ट्रू है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं एट दैट टाइम आईटी मिनिस्टर कौन थे? आईटी मिनिस्टर कौन थे हमारे उस टाइम पे 2000 ईयर में? डॉक्टर प्रमोद महाजन जी, ठीक है, डॉक्टर प्रमोद महाजन, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, दैट इज आईटी अवेयरनेस एक्ट एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। आईटी एक्ट में कौन कौन से इश्यूज देखे जाते हैं? लीगल रिकॉग्निशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आईटी एक्ट के अंडर आते हैं, तो ये इसका आंसर ये भी सही है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स भी आते हैं, इनको मान्यता मिली थी। ऑफेंसेस, ठीक है, कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसके ऑफेंसेस और कंट्रोवेशन ये भी इसमें आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई वुड यू अ हैकर यूज अ प्रॉक्सी सर्वर? पहले तो प्रॉक्सी सर्वर पता होना चाहिए। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर या राउटर लगाते हैं, जो क्या होता है, अटैकर को, इन्वेडर को नेटवर्क में घुसने नहीं देता, ठीक है, अटैकर को घुसने नहीं देता नेटवर्क में, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर इज वन ऑफ द टूल्स टू बिल्ड फायरवॉल। फायरवॉल भी इसी से जनरेट होता है। फायरवॉल टर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फायरवॉल क्या होता है? जब ऐसे दो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, जैसे यहाँ पे 2-3 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी कोई 2-3 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बीच में एक गेटवे होता है जहाँ पे ये फायरवॉल्स लगाया जाता है, या प्रॉक्सी सर्वर होता है जो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है सस्पिशियस एक्टिविटी को, मतलब छान के सारा ट्रैफिक इधर उधर जाता है नेटवर्क का, ठीक है। तो ब्लॉक कर देता है या हाइड कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? हाइड मलेशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क, मतलब जो गलत काम हो रहा है, ठीक है, मलेशियस एक्टिविटी उसको बोलते हैं। So move on to our next question, that is question number 9. Which type of symmetric key algorithm using a streaming cipher to encrypt information? ठीक है, एक होती है encryption, एक होती है decryption। अब encryption decryption क्या होती है, ये जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। encryption decryption क्या होती है? encryption एक होता है plain text जैसे मैंने कुछ भी लिखा, ABCD, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। एक होता है सिफर टेक्स्ट मैंने उस पर लगा दी की, इनकोड कर दिया, इसको मैंने कर दिया 9 to BD, ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है, मतलब इस पे कोडिंग लगा दी, ठीक है। जैसे कुछ भी प्लेन टेक्स्ट में हेलो भी ले सकते हो, हेलो पे कोडिंग लगा दी, ठीक है, हेलो पे ये मैंने उस पर इनक्रिप्ट कर दिया डेटा को। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, अब सेंडर ने इनक्रिप्ट करके भेजा, उधर रिसीवर क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा, इस कोडिंग को खोलेगा और हेलो मैसेज दोबारा उसको मिल जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सेंडर और रिसीवर साइड में होती है। अब की एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है, तो की एल्गोरिथम मतलब इसके लिए कौन सा यूज होता है? स्ट्रीमिंग सिफर के लिए। स्ट्रीमिंग सिफर एक मेथड होता है जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के साथ एंड में सिफर टेक्स्ट अटैच कर दिया जाता है। सिफर टेक्स्ट, प्लेन से टेक्स्ट के एंड में सिफर टेक्स्ट अटैच किया जाता है, तो उसके लिए एल्गोरिथम ये यूज होता है, दैट इज RC4। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ब्लोफिश भी एक एल्गोरिथम है जिसमें ब्लॉक्स में डाटा इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है, ब्लॉक्स की फॉर्म में, ठीक है। SHA सिक्योर, #SH ये भी एक एल्गोरिथम है। MD5 मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम है, ये सभी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज होते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ in securing environment against an attack on security? ठीक है, सिक्योरिटी पे अटैक
कौन नहीं करता, मतलब हमारे किसी चीज़ के इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी पे अटैक नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन ऑफ अटैकर, वो तो एजुकेटेड होगा तभी वो सिक्योरिटी पे अटैक कर सकता है, ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उसको पता होगा, नेटवर्क के बारे में पता होगा, तो वो अटैक कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट बोला उन्होंने। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी, अगर उसे कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी पता है तो हैकिंग ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है ना। हैकिंग के लिए तो उसको एजुकेशन चाहिए, या कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, या आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। So move on to our next question, that is question number 11. Which of the following is not done by cyber criminals? ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स क्या काम नहीं करते, ठीक है। अनऑथराइज्ड अकाउंट एसेस, जी हाँ, वो अकाउंट एसेस करते हैं, ठीक है। तभी तो क्राइम होता है वो साइबर क्राइम। ट्रोजन्स, ठीक है, मास अटैक करते हैं यूजिंग ट्रोजन। ट्रोजन एक वायरस होता है, मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर्स में आ जाता है, ठीक है, ये भी साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, स्पूफिंग होता है कि ईमेल स्पूफिंग होता है जब ईमेल किसी एक सोर्स से आई हो और हमें लगे कि किसी जैसे कि सपोज करो कि HDFC बैंक से ईमेल नहीं आई, बट वहां पे लिख के आ गया कि HDFC से, मतलब हमें लग रहा है कि उस सोर्स से आई है, बट वो होती कहीं और से, अटैकर भेज देता है उसको। तो स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग में होता है जी, स्पैमिंग में जैसे कि बहुत सारे बल्क ईमेल्स आ जाते हैं, स्पैमिंग में बल्क ईमेल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी मेल बॉक्स जिससे फिल हो जाता है, इससे फिशिंग अटैक, ये वो अटैक साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी इन ए सिस्टम, अगर सिस्टम खराब हो गया ये रिपोर्ट नहीं करेगा साइबर क्रिमिनल, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट question, that is question number 12. To hide information inside a picture, which technology is used? अब hide क्या करना है हमने? information inside a picture, टेक्स्ट को हमने छुपाना है पिक्चर के अंदर। देखो इसका वैसे करेक्ट आंसर क्या है? स्टेगनोग्राफी, ठीक है। स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी, ये दो टेक्निक्स होती हैं इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए। किसके लिए? इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए। इन्फॉर्मेशन को छुपाने के लिए ये दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, ये टेक्निक्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। रूट किट्स क्या होता है? हाँ जी, रूट किट्स होता है कि किसी सिस्टम में घुस के एडमिन लेवल का कंट्रोल पा लेना, ठीक है, एडमिन का कंट्रोल पा लेना, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। बिट मैपिंग होता है इमेज क्रिएट करना, ठीक है, जब हम पिक्सल्स को बड़ा करके, ऐसे बड़ा बड़ा करके इमेज क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिट मैपिंग, ठीक है। इमेज रेंडरिंग क्या होता है? इमेज रेंडरिंग होता है जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके इमेज क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेज रेंडरिंग। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच फेज ऑफ हैकिंग परफॉर्म्स एक्चुअल अटैक ऑन ए नेटवर्क सिस्टम? ठीक है, एक्चुअल अटैक कौन करता है हैकिंग में, नेटवर्क सिस्टम में? एक्चुअल अटैक होता कब है? जब हम एक्सेस गेन कर लेते हैं तभी हैकिंग होती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्सेस गेन करना। स्कैनिंग अगर वो देख रहा है पर एक्सेस नहीं मिला तो वो नहीं आएगा ना इसमें। मेंटेनिंग एक्सेस में भी नहीं, पहले गेनिंग एक्सेस जरूरी है, मेंटेनिंग एक्सेस तो बाद की बात है। रिकोनाइसेंस क्या होता है? ये एक टर्म होती है जो मिलिट्री ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होती है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म नहीं है, तो लीव इट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस टू अ नेटवर्क यूजिंग एन एम्प्लॉयज क्रेडेंशियल इज कॉल्ड डैश मोड ऑफ एथिकल हैकिंग। देखो अब हैकिंग क्या होता है? किसी के सिस्टम में घुस जाना। एक होती है एथिकल हैकिंग, एक होती है इनएथिकल हैकिंग, ठीक है। सो वी वर ऑन क्वेश्चन 14, ठीक है। एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग जो हैकिंग किसी अच्छे पर्पस के लिए की जाए, ठीक है, अच्छे पर्पस के लिए की जाए, जो मतलब हैकर को पकड़ने के लिए जो हैकिंग करते हैं, दैट इज एथिकल। इनएथिकल हैकिंग वो होती है जो बुरे पर्पस के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाए, ठीक है। तो ये इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है लोकल नेटवर्किंग। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is not a type of peer to peer crime? peer to peer crime मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब अटैकर डायरेक्टली विक्टिम को टारगेट करता है। तो फिशिंग में तो डायरेक्टली टारगेट करता है, ईमेल भेज के उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है, तो फिशिंग इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है? इंजेक्टिंग ट्रोजन्स भी डायरेक्टली उसको वायरस उसके कंप्यूटर में पहुंचा देता है, तो उस तक ही पहुंचता है, तो ये भी नहीं है। MITM भी नहीं है। MITM होता है मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल। कोई दो कंप्यूटर रिसोर्सेज आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक
ये अटैकर बैठ गया है, ठीक है, अटैकर बैठ गया है जो क्या है, इंफॉर्मेशन गलत मलत भेज रहा है इधर उधर, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मतलब चेंज करके ऑल्टर करके भेज रहा है, तो ये भी पीयर टू पीयर सीधा उनके साथ ही विक्टिम के साथ ही अटैच करता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब, जब क्रेडिट कार्ड की डिटेल लीक हो जाती है, हाँ ये कंप्यूटर यूजिंग क्राइम है, ठीक है, तो कंप्यूटर एज अ वेपन क्राइम आ जाता है, तो इसका नॉट पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट पूछे, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर एज अ वेपन क्राइम, साइबर क्राइम, ठीक है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉडलेंट, हाँ क्रेडिट कार्ड यूज करके ऑनलाइन मनी आपका ऑनलाइन पेमेंट कर दी है आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके, तो ये तो पीयर टू पीयर हो गया, ये नहीं हो सकता। स्पाइंग समवन यूजिंग की लॉजर, ठीक है, किसी की लॉजर होता है किसी की कीबोर्ड की मूवमेंट्स को हैक करना, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कीबोर्ड की मूवमेंट्स को हम देख लेते हैं कि कौन सा बटन प्रेस कर रहे हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सब ये इनको पता लग जाती है क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, कंप्यूटर यूज करके यही मतलब ये क्राइम हो रहा है, ठीक है। आईपीआर वायलेशन, आईपीआर कहते हैं इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें मतलब डायरेक्टली विक्टिम तक पहुंचता है, ठीक है। आईपीआर वायलेशन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं, किसी की इन्वेंशन है, किसी का म्यूजिक है, किसी का कुछ है, उसका उसी पे उसका हक है, ठीक है। तो आईपीआर वायलेशन इसके अंदर नहीं आता। इलीगल एंड बैंड फोटो लीक, वो भी इसके अंदर नहीं आता। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। डाउनलोड कॉपी एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम ए ओपन सिस्टम डन फ्रॉडेंटली, ठीक है। डाउनलोड करना, कॉपी करना, एक्सट्रैक्ट करना डाटा को, तो वो साइबर क्राइम के अंडर ही आ जाता है, ठीक है। डाटा बैकअप तो होता है किसी का डाटा सिक्योर करके रखना, ठीक है, सेव करके रखना, तो ये नहीं आएगा। साइबर सिक्योरिटी तो इसमें नहीं आता क्योंकि वो तो कॉपी हो रहा है ना डाटा, ठीक है। तो साइबर वारफेयर ये होता है नेशन पे अटैक जो होता है, वो साइबर वारफेयर में आता है, नेशन पे अटैक, ठीक है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंडियाज फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन, इंडिया का फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए कहाँ बना था, दैट इज बेंगलोर। So move on to our next question number 18. Which is the updated version of IT Act 2000? मैंने आपको पहले भी बता चुका, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में भी। अपडेटेड वर्जन IT एक्ट का क्या है, IT एक्ट 2008 मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। एडवांस IT एक्ट बिल्कुल मत करना इसका, ठीक है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इट्स लॉज एंड पनिशमेंट डज सेक्शन 66 में कौन कौन से आते हैं। सेक्शन 66 देखो हैकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, क्रैकिंग और हैकिंग। क्रैकिंग और हैकिंग में क्या डिफरेंस है, हैक करना देखो क्रैकिंग होता है किसी के सिस्टम में घुस के उसको नुकसान पहुंचाना है, हैकिंग होता है सिस्टम में घुस के नुकसान पहुंचाने के लिए भी होती है, बट क्या होता है नुकसान से बचा भी लेती है। अगर कोई और हैकर घुस गया तो जो उस कंपनी ने दूसरा हैकर हायर किया उस हैकर को भगाने के लिए, दैट इज हैकिंग। तो क्रैकिंग डायरेक्टली इलीगल होती है, हैकिंग इलीगल और लीगल दोनों में आ जाती है, ठीक है। एंटीवायरस तो इसका आंसर नहीं हो सकता, स्टीलिंग डाटा भी नहीं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।